हेलो, मैं भाव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर डाउट्स में। जैसा कि हमने सिलेबस वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं, तो उसके लिए जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई थी कि हमें किन किन मेन फोकस पर ज़्यादा फोकस करना है और जहां हमें ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं वहां पर हम उन मार्क्स को जाने नहीं देंगे। तो हम चैप्टर वाइज अब वीडियो शुरू कर रहे हैं। हर एक चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो मैं आपको मार्क भी करा दूंगा और आपको वो बहुत अच्छे से करना है। बाकी हम छोटे मोटे टॉपिक्स भी करेंगे कि अगर अनफॉर्चुनेटली वहां से कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हमारे हाथों से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये इस केमिस्ट्री अगर पोर्शन की बात करें तो सबसे इजीएस्ट चैप्टर में से है और काफी बेसिक चैप्टर है। इसका थोड़ा बहुत रिलेशन हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो उसी को थोड़ा यूज करेंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पर जो मेन डेफिनेशंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन in which two or more than two chemical substance, है ना, ध्यान रखना कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस हम उन रिएक्शंस को कंसिडर करते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस जब आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ध्यान रखना, जब तक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक किसी भी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि व्हेन वी मिक्स सॉल्ट इनटू वाटर, हम क्या करते हैं, सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं। तो हमेशा याद रखना सॉल्ट अपने आप में एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है, NaCl, है ना। और इसको अगर हम वाटर में मिक्स करें, ठीक है, तो वाटर भी क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, क्या, H2O, दोनों ही केमिकल सब्सटेंस है। लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स करें तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है किसका, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है। लेकिन क्या ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में कंसिडर होगी, तो इसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसा कि हमने कहा कि एक नया सब्सटेंस बनना चाहिए। नया सब्सटेंस मींस न्यू कंपाउंड विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें कि सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट सॉल्यूशन जो बना है, इसमें जो भी प्रॉपर्टीज है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस जिनसे मिक्स होकर बना है। जैसे अगर हम इसके टेस्ट की बात करें या इसके अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज से NaCl और वाटर से ही मिली हुई है। जैसे अगर इसके हम स्टेट देखें कि ये सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, तो ये लिक्विड है। ये लिक्विड क्यों है, क्योंकि ये वाटर के कॉम्बिनेशन से बना है और वाटर जो है वो हमारा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना। वहीं पर अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट होता है कैसा, सॉल्टी, बिकॉज ये किससे बना हुआ है, NaCl के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। NaCl को मिक्स करने के बाद ये सॉल्यूशन हमारे पास बनकर आया है। तो इस मिक्सचर को हम केमिकल रिएक्शन कंसिडर नहीं कर सकते। ये केवल एक मिक्सचर है जिसमें एक सब्सटेंस तो बना, बट वो सब्सटेंस नया सब्सटेंस नहीं है, न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इसको हम एज अ केमिकल रिएक्शन कंसिडर नहीं कर सकते। तो केमिकल रिएक्शन किसको कंसिडर करें, तो एक हमारे पास इक्वेशन आती है क्या, कि व्हेन वी बर्न, है ना, जब भी हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन, ये आपको एक्सपेरिमेंट में भी कराया गया होगा आपके स्कूल में। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको पहले भी पता है ये बात कि किसी भी सब्सटेंस के बर्निंग प्रोसेस में जो हमारा मेन पार्टिसिपेंट होता है वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन हम बर्निंग प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकते। तो मैग्नीशियम को जब भी एयर का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो एक ग्रेइश वाइट पाउडर सब्सटेंस बनता है जिसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐश। ठीक है, ये क्या है, ऐश, जो राख बच जाती है वो है ये। ठीक है, अब यहां पर मैग्नीशियम रिबन जो कि एक मेटल है, एक सॉलिड फॉर्म में है, इसको जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। अब इसमें न्यू प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए नई प्रॉपर्टी में अगर हम सबसे बेसिक प्रॉपर्टी देखें वो यही है कि दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब हम वाटर में ऐड करते हैं इसको और इसका लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब भी वाटर में मिक्स किया जाएगा और उसका लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट आप करेंगे, तो लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट पर ये क्या करता है, रेड लिटमस को, ठीक है,
रेड लिटमस को चेंज करता है इनटू ब्लू। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, बेस। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने आप में कैसा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है। और ये बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक जो ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है वो ना इस मैग्नीशियम के पास है ना ही इस ऑक्सीजन के पास है। तो नई प्रॉपर्टी के साथ एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कंसीडर करते हैं, केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि केमिकल रिएक्शन हम उन्हीं रिएक्शंस को कंसीडर करेंगे जहां पर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कंसीडर नहीं की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज समझनी है कि केमिकल रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शन होंगी और कौन सी नहीं। ठीक है, अब कैसे पता लगाएं कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस चीज का कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ फैक्ट, कुछ एविडेंसेस मैं आपको बता देता हूं, वो एविडेंसेस आप जरूर याद रखें जो ये आपको क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। जिसमें सबसे पहला एविडेंस हमारे पास है चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट का मतलब है यहां पर क्या कि देखिए, अगर कोई सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट में आपका क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है ये एक्चुअल में 3 स्टेट है, बट इसके कॉम्बिनेशन से एक 4th स्टेट और है एक्वस, है ना। वो एक्वस स्टेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट, है ना। तो चेंज इन स्टेट में आप बात करें तो देखिए कैसे, हमने क्या किया, हमने मैग्नीशियम को लिया, और मैग्नीशियम क्योंकि मेटल है और आपने मेटल की प्रॉपर्टीज पहले भी पढ़ी है कि मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड इन स्टेट। तो मैग्नीशियम आपको किस स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट में मिलता है। इसको जब हम आयरन सल्फेट ले लीजिए या कॉपर सल्फेट ले लीजिए, कॉपर सल्फेट आप मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। तो कॉपर सल्फेट जब आप लेंगे, कॉपर सल्फेट जो होता है ये आपका एक्वस स्टेट होता है। अब एक्वस स्टेट क्या है समझेंगे जरा। एक्वस स्टेट उस स्टेट को कहा गया है जहां पर कोई भी मेटल और नॉन मेटल मिलकर किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें और वो प्रोडक्ट वाटर के साथ सॉल्युबल फॉर्म में हो। ठीक है, मतलब कि कॉपर एक मेटल है, सल्फर और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ये नॉन मेटेलिक कंपाउंड है, और जब ये दोनों मिक्स होंगे तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास कॉपर सल्फेट बनकर आएगा, ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है और वाटर के साथ ये क्या करता है, मिक्स हो जाता है। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, एक्वस स्टेट कहते हैं। तो मैग्नीशियम को जब हम कॉपर सल्फेट में मिक्स करते हैं या फिर इसको इसके अंदर डिप करते हैं, सो आफ्टर सम टाइम वी सी दैट कि मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, जो अपने आप में कैसी स्टेट हो जाएगी, एक्वस स्टेट। कैसी स्टेट है, एक्वस स्टेट हो जाएगी। और कॉपर जो है यहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, मैग्नीशियम के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और बन जाएगा कॉपर, क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम जो कि इनिशियली सॉलिड स्टेट में है वो यहां पर आकर क्या बन गया, एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, और कॉपर जो यहां पर एक एक्वस स्टेट में है वो यहां पर क्या हो गया है, सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया है। तो जब भी किसी रिएक्शन में कोई भी केमिकल सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरा अगर आप यहां पे देखें तो दूसरा एविडेंस हमारे पास है चेंज इन कलर। ठीक है, अगर कोई भी केमिकल सब्सटेंस अपने कलर में क्या करता है, चेंज करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, केमिकल कंपाउंड का कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो भी इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। कैसे, समझे जरा। देखिए, चेंज इन कलर में हमारे पास एग्जांपल है आयरन। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है और आपको ये कराया भी गया है। ठीक है, तो आयरन जो है, आयरन आपको ग्रेइश ब्लैक, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि आयरन नेल आप लेंगे तो आयरन नेल का कलर कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है। ठीक है, जिसको आप कॉपर सल्फेट, अगेन हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे हैं जो कि कैसा होता है, ब्लू कलर का। तो आपने देखा भी होगा, आपकी बुक में भी एक्टिविटी है और आपको वीडियो में भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्या है कि कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है जिसमें हमने आयरन नेल का कलर हमने कहा कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है। कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक। तो
आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट के अंदर डिप करते हैं और लगभग हाफ एन आवर के लिए जब उसे अनडिस्टर्ब रखा छोड़ देते हैं, देन हाफ एन आवर के बाद वी विल ऑब्जर्व दैट द ब्लू कलर टर्न्स इनटू ग्रीन। ब्लू कलर जो है वो कैसा हो गया है, ग्रीन हो गया है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। मतलब इस आयरन ने इस कॉपर सल्फेट में कॉपर को क्या किया, हटा दिया और खुद उसकी जगह पर जाकर रिएक्ट हो गया और क्या बन गया, FeSO4 आयरन सल्फेट बन गया, या फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं आप इसे। इसका साइंटिफिक नेम आयरन सेकंड सल्फेट या फेरस सल्फेट होता है। इसके अलावा आप यहां पर कह सकते हैं कि कॉपर जो कि आयरन नेल के ऊपर आपको ब्राउनिश कलर की जो लेयर डिपॉजिट हुई दिखेगी वो आपको क्या होगा, कॉपर होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तो दो चीजें एक साथ आपको देखने को मिलेंगी। आयरन जो कि सॉलिड स्टेट में था वो एक्वस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, कॉपर जो कि एक्वस स्टेट में था वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। बट हमारे लिए जो सबसे मेन है वो है कि दिस ब्लू कलर सॉल्यूशन टर्न्स इनटू ग्रीन, है ना। ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो किस में चेंज हो गया, ग्रीन कलर में चेंज हो गया। तो चेंज इन कलर कंसिडर्ड एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास एविडेंस आता है, तीसरा एविडेंस है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ध्यान रखना चेंज इन टेम्परेचर में हमारे पास आएगा कि अगर किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो या तो हम उसे हीट प्रोवाइड कराएंगे, एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, या हम कोई भी रिएक्शन कोई भी उसको एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड नहीं कराते, ना हीट करते ना कुछ भी करते, बट स्टिल वो कंटेनर जिसमें वो रिएक्शन क्या होती है परफॉर्म की जाती है, वो इस कंटेनर क्या होता है, गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है। तो वो इसका मतलब उस रिएक्शन से हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो दो तरीके से यहां पर टेम्परेचर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। या तो उस रिएक्शन से हीट बाहर निकलेगी या आप उसे एनर्जी क्या कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो दोनों ही केस में जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। और हम कहते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वो रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप HCl लें, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप मिक्स करें NaCl के साथ, ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी आप HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और NaOH के साथ, NaOH का यहाँ पर एक बेस है और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो जब भी आप इस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिक्स करेंगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट NaCl, है ना। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा NaCl विद द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना जब रिएक्शन आप में परफॉर्म करेंगे, जिस बीकर के अंदर, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो बहुत ही केयरफुली करनी है, क्योंकि दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही यहां पर स्ट्रॉन्ग है और दोनों ही जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, ये रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि आप जिस बीकर में ये रिएक्शन करते हो उस बीकर को अगर आप होल्ड करेंगे और बीकर को आप जब बाहर की तरफ से टच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो बीकर क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। मतलब एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है। और ध्यान रखना ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, उन केमिकल रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन वैसे तो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, बट क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक्सो मतलब एग्जिट, जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है, रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे, है ना। ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और CO2 गैस रिलीज करता है। तो यहां पर ये रिएक्शन विदाउट दिस एनर्जी इज नॉट कंप्लीट, है ना। जब तक आप इसे एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएंगे तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होगा एंड फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, है ना। तो यहां पर क्योंकि आप एनर्जी इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, है ना। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी को क्या करना,
गेन करना, एब्जॉर्ब करना। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडो मतलब कि एंट्री, है ना, जिसमें एनर्जी क्या हो रही है? एंटर हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। जिसमें एनर्जी एग्जिट हो रही है, रिलीज हो रही है, उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये 3 पॉइंट। इसके अलावा चौथा पॉइंट आपका है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है ये आपका 4th पॉइंट है, जो ये कंसिडर किया जाता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में गैस रिलीज हो तो वो रिएक्शन भी कंसिडर की जाती है क्या? केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप देख पाएंगे कि हम क्या करते हैं, HCl, एक टेस्ट ट्यूब में हम HCl लेते हैं या H2SO4, आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, और उसमें आप क्या कराएंगे? जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देंगे। तो हमेशा याद रखना, ये एक्टिविटी भी आपको परफॉर्म कराई गई होगी आपके स्कूल्स में, ठीक है, कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में 3 to 4 ml तक क्या करेंगे? HCl को लेंगे और उसके अंदर 5 to 6 ग्रेन्यूल्स, दाने जो है वो किसके डाल देंगे? जिंक के डाल देंगे। तो जैसे आप डालेंगे इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स, तो आप नोटिस करेंगे थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बबल्स बनने शुरू होते हैं। तो जैसे बबल्स बनने शुरू हो जाए, इट इज द इंडिकेशन दैट द केमिकल रिएक्शन इज स्टार्ट, है ना, केमिकल रिएक्शन क्या हो चुकी है? स्टार्ट हो चुकी है। एंड नाउ आप क्या करेंगे? इसके माउथ को बंद कर लेंगे, ठीक है, ताकि जो भी रिएक्शन हो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जैसे ही बबल्स बनने बंद हो जाए, इसका मतलब जब बबल्स बनने शुरू हुए थे तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, और जब बबल्स बनने बंद हो गए इसका मतलब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देखेंगे क्योंकि आपने टेस्ट ट्यूब को ऊपर से माउथ से कवर कर रखा है, तो जो भी रिएक्शन है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है ना। तो आप क्या करेंगे? एक जलती हुई मैचस्टिक, है ना, माचिस लेंगे जलती हुई, और इसके ऊपर ले आएंगे, और जैसे ही आप क्या करेंगे? अपने इस थंब को जैसे ही टेस्ट ट्यूब के माउथ से हटाएंगे, दिस मैचस्टिक्स ब्लो ऑफ, है ना, ये माचिस क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, जो ये रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन में एक गैस रिलीज हुई है, और वो गैस जो है, ये गैस आपकी होती है हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जब ये एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड सॉल्ट बनता है विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे क्या होता है? रिलीज होता है, और क्योंकि रिएक्शन में गैस का रिलीज, गैस क्या हो रही है? बाहर इवॉल्व हो रही है, इसीलिए ये रिएक्शन कंसिडर की जाती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो 5वां जो हमारे पास पॉइंट है, ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बट इट इज, ये बहुत ही आपके लिए जरूरी है समझना कि ये 5वां पॉइंट भी आपको ये एविडेंस देता है कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो 5वां पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट को पहले समझते हैं। देखिए, प्रेसिपिटेट, पीपीटी दोनों यहां पर एक ही टर्म है। प्रेसिपिटेट जो है ये उस केमिकल सब्सटेंस को कहा गया है जो किसी, मतलब जो वाटर के साथ हमेशा इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, मतलब ये वाटर के साथ कभी डिसॉल्व नहीं होगा, एंड लेफ्ट देयर इफेक्ट ऑन दी सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन पर अपना इफेक्ट क्या होगा? छोड़ जाएगा, लीव कर जाएगा उसके ऊपर, तो उसी को कहा जाता है क्या? प्रेसिपिटेट। तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है तो वो रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जिसमें आप एक चीज देखेंगे कि आप क्या करते हैं, आप यहां पर पोटेशियम लेड नाइट्रेट लेंगे, ठीक है। लेड नाइट्रेट एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, तो इसका नाम है लेड नाइट्रेट, ठीक है, जो कि कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। तो इस लेड नाइट्रेट में आप ऐड कर देंगे KI। KI आपको पता होगा, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अब दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, KI भी ट्रांसपेरेंट है और पोटेशियम नाइट्रेट भी क्या होता है आपका? ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अब दो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को आप क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। तो आप क्या, आपकी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो ये कहता है कि अगर मैं दो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को मिक्स कर रहा हूं, लाइक मान लीजिए कि दो टाइप के वाटर है, अब दोनों ही वाटर ट्रांसपेरेंट है, आपने एक एक्वाफिना का पानी लिया है, एक किनले या फिर बिस्लरी का पानी लिया, आप दोनों ही पानी देखने में ट्रांसपेरेंट है। तो जब दो ट्रांसपेरेंट चीजों को आप मिक्स करेंगे तो जो रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो भी क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा, कि हाँ अब दो पानी को ही मिक्स करें तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बट अगर आपको ऐसा पता लगे कि नहीं यार, दो ट्रांसपेरेंट चीजों को मिक्स किया लेकिन
जैसे मिक्स किया तो उसमें कलर ऑब्जर्व हुआ। कलर ऑब्जर्व हुआ इसका मतलब कोई ऐसा एक दोनों में से कोई एक ऐसा सैंपल था जिसके अंदर केमिकल सब्सटेंस था। आप यही कंसीडर करेंगे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि जब हम लेड नाइट्रेट को मिक्स करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो क्योंकि दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बट द रिजल्ट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। क्या कि हमें जो सॉल्यूशन मिलता है, दिस सॉल्यूशन इज येलोइश इन कलर। ये कलर में कैसा होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, अब येलो कलर का जो फॉर्मेशन हुआ है इसका मतलब यहां पर एक पीपीटी फॉर्म हुआ है जिसका कलर कैसा है, येलो है। अब उस पीपीटी के बारे में देखें तो हम क्या करते हैं, जब इस रिएक्शन को कंप्लीट लिखते हैं तो यहां पर बनता है लेड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। हमने इन दोनों को सेपरेटली वाटर के साथ मिक्स करके देखा तो पता चला कि KNO3 तो क्या हो गया, कंप्लीटली मिक्स हो गया, बट दिस लेड आयोडाइड जैसे इस लेड आयोडाइड के साथ वाटर को मिक्स किया या वाटर को लेड आयोडाइड के साथ मिक्स किया तो वी ऑब्जर्व देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर। तो इसका मतलब पता चलता है कि वो जो येलो कलर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, लेड नाइट्रेट की वजह से आ रहा है। तो लेड नाइट्रेट यहाँ पर क्या है, पीपीटी है। तो अगर किसी रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन होता है तो वो रिएक्शन भी क्या कंसिडर की जाती है, केमिकल रिएक्शन कंसिडर की जाती है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन है क्या, कि जब दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो उसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन है या काइंड ऑफ मिक्सचर है। तो इसके लिए आपको ये 5 पॉइंट्स आपको समझाए गए हैं जो ये एविडेंस देते हैं कि हाँ, अगर ये पांचों पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट कंसिडर फुलफिल होता है तो आप उसको केमिकल रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका केमिकल रिएक्शन के बारे में।